हेलो एवरीवन, आज सीखेंगे अपन चैप्टर 5 का नेक्स्ट टॉपिक हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक के सॉल्यूशन। इससे जो प्रीवियस वीडियो था इसमें अपन ने कंप्लीट कर लिया था हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक अपना बचा हुआ था। तो देखिएगा, इसको भी थोड़ा वापस से देख लीजिए। देखिएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कौन सा होता है, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसकी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन इंट्रासेलुलर फ्लूइड की बजाय क्या होती है, कम होती है, तो उसे क्या कहते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। यानी कि जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है उसे क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। एक सेल को जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो क्या होता है, एंडोस्मोसिस। क्या होता है, एंडोस्मोसिस। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यानी कि बाहर के मीडियम में क्या होगी, वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी और सेल के अंदर वाटर क्या होगा, कम होगा। ठीक है, जैसे कि ये सॉल्यूशन जो है अपन ने कैसा लिया है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। यहाँ पे कैसा सॉल्यूशन है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें जैसे अपन किसी सेल को पुट करते हैं तो क्या होगा, बाहर जो है इधर क्या है, वाटर मोर है और सेल के अंदर क्या है, वाटर की अमाउंट जो है वो क्या है, लेस है। ठीक है, तो वाटर जो होगा ऑस्मोसिस के अकॉर्डिंग क्या होता है, अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करेगा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, तो सेल की जो सेल मेम्ब्रेन होगी यहाँ पे वाटर जो होगा अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव भी करेगा। कंटिन्यूसली वाटर मूव कर रहा है तो एक ऐसी कंडीशन आएगी कि सेल क्या हो जाएगी, टर्जिड हो जाएगी। ठीक है, यदि प्लांट सेल है तो इस कंडीशन में क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन के चारों ओर क्या होगी, सेल वॉल भी प्रेजेंट होगी। तो सेल मेम्ब्रेन के द्वारा क्या होगा, सेल वॉल पे प्रेशर डाला जाएगा। उस प्रेशर को क्या बोलते हैं, टर्गर प्रेशर। कौन सा प्रेशर, टर्गर प्रेशर। ठीक है, इसके अगेंस्ट वापस से क्या होती है, सेल वॉल जो होती है सेल मेम्ब्रेन पे जो प्रेशर डालती है उस प्रेशर को क्या बोला जाता है, वॉल प्रेशर। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है, एंडोस्मोसिस। तो ये देखिए अपन को पूछी कि यदि एक सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते तो क्या होता है, एंडोस्मोसिस होगा। ठीक है, क्या होगा, एंडोस्मोसिस, यानी कि वाटर जो होगा सेल के अंदर एंटर करता है, यानी कि एंडोस्मोसिस होता है। दूसरी प्रोसेस देखी थी अपनी आइसोटोनिक। आइसोटोनिक सॉल्यूशन कौन सा होता है, ऐसा सॉल्यूशन जिसकी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन इंट्रासेलुलर फ्लूइड के सिमिलर होती है, उस सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में यदि अपन एक सेल को रखते हैं तो क्या होता है, वहां पे नेट मूवमेंट जो होती है वाटर की वो कितनी होती है, 0 होती है। कैसे होती है, देखिएगा ये सॉल्यूशन है, कौन सा सॉल्यूशन है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन इसमें अपन सेल को पुट करेंगे तो सेल के अंदर और बाहर जो है दोनों साइड में वाटर की अमाउंट जो होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। तो देखिए जितना वाटर सेल में इंटर करता है उतना ही वाटर क्या होता है, सेल से बाहर निकलता है। यानी कि यहाँ पे वाटर की नेट मूवमेंट जो होती है आइसोटोनिक सॉल्यूशन में वो क्या होती है, 0 होती है। नेक्स्ट बात करें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन किसे बोलेंगे, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसकी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन इंट्रासेलुलर फ्लूइड के बजाय क्या होती है, ज्यादा होती है, उसे क्या कहेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। किसे बोलेंगे, ऐसा सॉल्यूशन जिसकी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन इंट्रासेलुलर फ्लूइड के कंपैरिजन में ज्यादा होती है, वो कौन सा सॉल्यूशन होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है। यदि अपन एक सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो क्या होता है, एक्सोस्मोसिस। क्या होता है, एक्सोस्मोसिस। देखिएगा ये सॉल्यूशन है, कौन सा सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जैसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अपन सेल को रखेंगे तो क्या होता है, एक्सोस्मोसिस। क्यों होगा एक्सोस्मोसिस, देखिएगा बाहर क्या है, सोल्यूट की कंसंट्रेशन मोर है, सोलवेंट और या वाटर जो है उसकी कंसंट्रेशन क्या है, यहाँ पे लेस है। वाटर की कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या है, लेस है, सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है, मोर है। सेल के अंदर क्या है, वाटर जो है उसकी कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। तो वाटर क्या होता है, अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर रहेगा। यानी कि वाटर जो होता है वो सेल से बाहर निकलता है और वाटर यदि सेल से बाहर आ रहा है तो क्या होता है, एक्सोस्मोसिस। क्या होता है, एक्सोस्मोसिस। यदि यहाँ पे क्या हो, प्लांट सेल होती है तो प्लांट सेल होगी, तो जब एक्सोस्मोसिस होता है तो प्लांट सेल का प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो कॉन्स्ट्रिक्टेड हो जाता है। और प्रोटोप्लाज्म के कॉन्स्ट्रिक्शन की जो प्रोसेस होती है उसे क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। प्लांट सेल जो होती है वो कम्प्लीटली श्रिंक नहीं होती। रीजन क्या होता है कि प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के चारों ओर क्या होती है, रिजिड सेल वॉल होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे कंप्लीट सेल जो होती है वो श्रिंक नहीं होती है। ओनली कौन श्रिंक होता है, इसका प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म की श्रिंक होने की प्रोसेस होती है उसे क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। यदि प्लाज्मोलाइसिस करवाना है तो अपन सेल को कौन से सॉल्यूशन में रखेंगे, हाइपरटोनिक में, जिससे वहां पे एक्सोस्मोसिस होगा
और सेल से वाटर जो होगा वो बाहर आ जाएगा, तो इसका प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो कंस्ट्रक्टेड हो जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? प्लाज्मोलाइसिस। यदि यहाँ पे क्या हो, एनिमल सेल हो, तो एनिमल सेल में क्या होती है, सेल वॉल नहीं होती है, इसलिए क्या होगा, जैसे अपन एनिमल सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो यहाँ पे एक्सोस्मोसिस होगा, यानी कि सेल के अंदर जितना भी वाटर हो कंप्लीटली क्या होगा, बाहर आ जाएगा और सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। ऐसी सेल जो होती है रिंकल्ड अपीयर होती है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? क्रीनेशन। क्या कहा जाता है? क्रीनेशन। ठीक है, तो क्रीनेशन क्या होगा कि यदि अपन एनिमल सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो वहाँ पे एक्सोस्मोसिस होता है। एक्सोस्मोसिस होने के कारण क्या होता है, वाटर कंप्लीटली सेल से बाहर निकल जाएगा और इसमें क्या होगा, सेल जो होगी वो श्रिंक हो जाती है। सेल के श्रिंक या रिंकल होने की प्रोसेस जो होती है उसे क्या कहते हैं? क्रीनेशन कहा जाता है। इस प्रकार से टॉपिक अपना कंप्लीट होता है। अब देखिएगा, अपन ने यहाँ पे देखा एक्सोस्मोसिस, एंडोस्मोसिस। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में यदि सेल को रखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, एंडोस्मोसिस, और हाइपरटोनिक में रखते हैं तो क्या होता है, सेल में क्या होता है, एक्सोस्मोसिस। इसके लिए अपन एक एग्जांपल देखते हैं। अपन कुछ ड्राई रेजिन्स लेते हैं। यदि ड्राई रेजिन्स को अपन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, एंडोस्मोसिस, जिससे वो ड्राई रेजिन्स क्या होती है, फूल जाती हैं। ठीक है, और यदि अपन ड्राई रेजिन्स को क्या करें, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते, पहले देखो हाइपोटोनिक क्या लेंगे अपन, ड्राई रेजिन्स लेते हैं। इन ड्राई रेजिन्स को किस में पुट किया जाता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर की कंसंट्रेशन क्या होती है, ज्यादा होती है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे ड्राई रेजिन्स को। ठीक है, जैसे ही ड्राई रेजिन्स को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे, अंदर क्या होगा, इनके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, कम है, और बाहर वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसलिए वाटर क्या होगा, इन रेजिन्स में इंटर करेगा, जिससे रेजिन्स क्या हो जाएगी, स्वेलो अप हो जाएंगे, यानी कि रेजिन्स जो है वो क्या होंगी, फूल जाएंगे। किसके कारण, एंडोस्मोसिस, वाटर जो होगा अंदर इंटर करेगा, यानी कि एंडोस्मोसिस की प्रोसेस के कारण ये रेजिन्स क्या होती है, फूल जाती है, ऐसे टर्जिड हो जाएगी। ठीक है, अब यदि अपन इस टर्जिड हुई जो रेजिन्स है इनको वापस से क्या करें, किसमें रखे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। नेक्स्ट सॉल्यूशन ले अपन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में किसको रखेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन किसको रखेंगे, फूली हुई है जो टर्जिड रेजिन्स है उनको पुट किया जाएगा। ये अपनी फूली हुई रेजिन्स है, कैसा सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक, यानी कि बाहर की ओर वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, लेस है, और इन रेजिन्स के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। तो अपन को पता है वाटर अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करेगा, यानी कि रेजिन से वाटर क्या होता है, बाहर की ओर निकलने लगता है, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, एक्सोस्मोसिस। क्या होगा, एक्सोस्मोसिस होता है, और एक्सोस्मोसिस के कारण वाटर बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, रेजिन्स वापस से कैसी हो जाएगी, वाटर बाहर निकलेगा तो वापस से क्या हो जाएगी, रिंकल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, एक्सोस्मोसिस। आगे समझ में क्या करेंगे एक्टिविटी में, अपन पहले सबसे पहले ड्राई रेजिन्स लेते हैं। ड्राई रेजिन्स को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो एंडोस्मोसिस होगा, यानी कि वाटर जो होगा रेजिन्स में इंटर करेगा और रेजिन्स क्या होंगी, फूल जाएंगी। इन फूली हुई रेजिन्स को अपन किस में रखें, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो एक्सोस्मोसिस होगा, यानी कि इसके अंदर का जो वाटर है वो क्या होगा, बाहर की ओर निकलेगा, जिससे वापस से रेजिन कैसे हो जाएगी, रिंकल्ड हो जाएगी। तो ये किसके कारण हुआ है, एक्सोस्मोसिस के कारण। तो ये हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं अपन इसमें, तो आपकी बुक में दे रखी है एक्टिविटी। क्या है एक्टिविटी, देखिएगा इसमें क्या है कि अपन 2 इक्वल साइज के एग लेते हैं। क्या लेते हैं, 2 इक्वल साइज के एग लेते हैं। साथ ही अपन यहाँ पे लेते हैं HCl, इसके अलावा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, वाटर है, इनको लेंगे। ठीक है, अपन ने जो एग लिया है, देखिएगा एग जो होता है इसके आउटर साइड में क्या होता है, शेल होता है, और ये सेल जो होता है किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपन ने जो एग लिए हैं इन एग को कहाँ पे रखते हैं, HCl सॉल्यूशन में रखा जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में रखते हैं, जिससे क्या होता है, इसका जो कैल्शियम कार्बोनेट का शेल है वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो एग कैसे लेंगे अपन, डी शेल, यानी कि इसके सेल को रिमूव किया जाएगा। कैसे रिमूव करेंगे इसको, एग को किसमें रखते हैं,
HCl में रखते हैं, जिससे इसका सेल जो है कैल्शियम कार्बोनेट का वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अब अपन डी शेल एग लेंगे। अब जो डी शेल एग लिए हैं, एक एग को अपन किस में रखेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। ये एग है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे इसको, और दूसरा जो एग है उसको किस में रखेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। ठीक है, यानी कि ये कैसा सॉल्यूशन होगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। और ये कैसा होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन। कैसा होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, जब अपन डी शेल एग को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो अपन देखते हैं कि यह एग जो होता है वो क्या होता है, फूल जाता है। रीजन क्या है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, मतलब यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। तो वाटर क्या होगा, अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करेगा, इसलिए एग क्या होगा, फूल जाएगा। ठीक है, जैसे पहले ये एग था, इस एग को अपने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा तो ये क्या हो गया, फूल गया। दूसरे प्रोसेस में क्या करते हैं, इस एग को अपन यदि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में रखा जाता है, तो यह एग क्या हो जाएगा, इसकी साइज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और भी कम हो जाएगी इसकी साइज। ठीक है, क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि एग के अंदर जो वाटर होगा वो क्या होगा, एक्सोस्मोसिस की प्रोसेस के थ्रू क्या होगा, बाहर की ओर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि बाहर का सॉल्यूशन कैसा है, हाइपरटोनिक है, और इस एग के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, बाहर के वाटर की कंसंट्रेशन कम है, तो वाटर अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर आएगा, यानी कि यहाँ पे एक्सोस्मोसिस होगा, तो एग की साइज यहाँ पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हाइपरटोनिक में रखेंगे तो क्या होता है, एक्सोस्मोसिस, और यदि अपन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखता है तो वहाँ पे क्या होता है, एंडोस्मोसिस होता है। इतना अपना कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना सिग्निफिकेंस ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की जो प्रोसेस है इसका क्या सिग्निफिकेंस है, तो देखिए सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस। देखिएगा, फर्स्ट बोल सकते हैं अपन अब्सॉर्प्शन। देखिएगा, प्लांट में जो रूट होती है, रूट में क्या होता है, रूट हेयर्स के द्वारा वाटर और मिनरल्स का अब्सॉर्प्शन होता है। तो रूट हेयर्स के द्वारा वाटर और मिनरल्स के अब्सॉर्प्शन में कौन हेल्प करता है, ऑस्मोसिस, यानी कि वाटर और मिनरल्स का अब्सॉर्प्शन जो है वो कौन सी प्रोसेस के द्वारा होता है, ऑस्मोसिस के द्वारा होता है। सेकेंड है कि ऑस्मोसिस जो होता है वो क्या करता है, सेल की टर्जिडिटी को मेंटेन करता है, यानी कि एक सेल को क्या करता है, टर्जिड कंडीशन में बनाए रखता है। ऑस्मोसिस की जो प्रोसेस होती है स्टोमेटा की क्लोजनिंग एंड ओपनिंग में हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट अपन बात करें कि प्लांट की जो डिफरेंट सेल होती है, एक सेल से दूसरे सेल में वाटर का ट्रांसफर जो होता है वो कौन सी प्रोसेस के थ्रू होता है, ऑस्मोसिस, यानी कि सेल टू सेल वाटर मूवमेंट के लिए भी कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, ऑस्मोसिस। तो क्या बोल सकते हो आप, अब्सॉर्प्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है रूट हेयर्स के द्वारा वाटर और मिनरल्स का अब्सॉर्प्शन होता है, वो किसके थ्रू होता है, ऑस्मोसिस के थ्रू। सेकंड बताओगे कि टर्जिडिटी को मेंटेन करने के लिए ऑस्मोसिस रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो ये हो जाएंगे अपने। नेक्स्ट अपन देखते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट देखिएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देखिएगा, इससे पहले अपन ने डिस्कस किया पैसिव ट्रांसपोर्ट को। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट के ही टाइप थे, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स होते हैं अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर, यानी कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, मूविंग करते हैं, हाई टू लो कंसंट्रेशन की ओर मूविंग करते हैं। साथ ही जो पैसिव अब्सॉर्प्शन था वो कैसी प्रोसेस थी, स्लो प्रोसेस थी, और उसको पैसिव क्यों बोला गया था, क्योंकि उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं थी। ओनली मॉलिक्यूल्स होते हैं अपनी हाई कंसंट्रेशन से क्या होते हैं, सेल की लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं, वहां पे एनर्जी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अपन देख रहे हैं यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देखिए ना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होती है ये क्या होती है, रैपिड प्रोसेस होती है। कैसी प्रोसेस होती है, रैपिड या फास्ट प्रोसेस होती है। एक्टिव क्यों बोला गया है, क्योंकि यहाँ पे किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की। एक्टिव है मतलब यहाँ पे किसकी रिक्वायरमेंट है,
एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। साथ ही एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जो प्रोसेस है इसमें मॉलिक्यूल्स के होते कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूव करते हैं, यानी कि मॉलिक्यूल्स होते हैं अपनी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं। पैसिव में क्या पढ़ा था अपन ने, मॉलिक्यूल्स अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन यानी कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग मूव करते हैं, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल्स होते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूव करते हैं, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन मूव करते हैं। तो ये प्रोसेस क्या होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। नेक्स्ट अपन देखेंगे डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो देखिएगा आपको वैसे समझ में आ ही गया होगा, तो वापस से देख लो एक्टिव और पैसिव में क्या डिफरेंस होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है, एक रैपिड प्रोसेस होती है, जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है, एक स्लो प्रोसेस होती है। फर्स्ट तो ये हो जाएगा। सेकंड अपन बोल सकते हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि पैसिव में क्या होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट अपन बोल सकते हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल्स होते अपनी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूव करते हैं, यानी कि लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं। और पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है इसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग यानी कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जो प्रोसेस है ये क्या होती है, ऑक्सीजन पॉइजन वगैरह के द्वारा क्या होती है, अफेक्टेड होती है, जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट की प्रोसेस जो होती है ये ऑक्सीजन पॉइजन का क्या होता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जो प्रोसेस होती है उसके लिए कैरियर मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, कैरियर मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है एक ही डायरेक्शन में होता है, जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है दोनों डायरेक्शन में हो सकता है। आगे समझ में क्या क्या डिफरेंस होंगे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक रैपिड प्रोसेस होती है, जबकि पैसिव कैसी होती है, स्लो प्रोसेस होती है। इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, पैसिव में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एक्टिव में मॉलिक्यूल्स अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूव करते हैं, यानी कि लो टू हाई कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं, जबकि पैसिव में क्या होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग यानी कि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है ये एक ही डायरेक्शन में होता है, जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है सेल के इनसाइड एंड आउटसाइड दोनों डायरेक्शन में होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए कैरियर प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होती है, कैरियर मॉलिक्यूल से कैरियर प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है इस पे ऑक्सीजन पॉइजन का क्या होता है, इफेक्ट होता है, जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट की प्रोसेस होती है ऑक्सीजन और पॉइजन के द्वारा इफेक्ट नहीं होते हैं। तो ये इसमें डिफरेंस हो जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। क्या है, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। देखिए क्या होता है एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस देखिएगा, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस क्या होती हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जो प्रोसेस होती है उसके द्वारा अपन ओनली माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं उनका ही ट्रांसफर कर सकते हैं। किसका, माइक्रोमोलिक्यूल्स यानी कि जिनकी साइज क्या होती है, कम होती है, उनका ही ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं अपन। किसके द्वारा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनकी साइज क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन में जो पोर्स होते हैं उनसे क्या होती है, ज्यादा होती है, यानी कि मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट की प्रोसेस के द्वारा क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट नहीं किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए क्या हो सकते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड है, पॉलीसेकेराइड्स हैं, पॉलीसेकेराइड, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो कुछ मैक्रोमोलिक्यूल्स जैसे कि प्रोटीन्स, पॉलीसेकेराइड, न्यूक्लिक एसिड है, इनका ट्रांसपोर्ट जो होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट मेथड के द्वारा नहीं होता है। इन लार्ज साइज के या मैक्रोमोलिक्यूल्स की ट्रांसफर करने के लिए कौन सा मेथड होता है, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। आप समझते हैं, देखिएगा एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस क्या होता है। रिक्वायरमेंट तो किस लिए है इसकी, मैक्रोमोलिक्यूल्स के ट्रांसफर के लिए। ठीक है, अब देखिएगा होता क्या है एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। पहले देखते हैं अपन एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस, एंडो का मतलब क्या होता है, इनसाइड,
तो देखिएगा एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस में क्या होता है, एंडोसाइटोसिस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा सोलिड या लिक्विड लार्ज साइज के सबस्टेंसेस को क्या किया जाता है, अंदर की ओर या इनसाइड इनगल्फ किया जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस। किसे बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा लार्ज साइज के सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स को क्या किया जाता है, इनसाइड इंटैक किया जाता है या इनगल्फ किया जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस। इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो लिक्विड सबस्टेंसेस को इनसाइड ले रही है या फिर सॉलिड सबस्टेंसेस को। इसके बेसिस पे एंडोसाइटोसिस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं, फेगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस also known as cell eating। पिनोसाइटोसिस also known as cell drinking। क्या होगी, फेगोसाइटोसिस जो इसे सेल ईटिंग भी बोला जाता है और पिनोसाइटोसिस को क्या कहते हैं, सेल ड्रिंकिंग भी कहते हैं। देखिएगा फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस क्या होगी कि यदि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या करे, सॉलिड पार्टिकल्स को या सॉलिड सबस्टेंसेस को अंदर की ओर लेती है या इनसाइड इंटैक करती है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फेगोसाइटोसिस। क्या बोलेंगे, फेगोसाइटोसिस। किसे बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा क्या होती है, सॉलिड सबस्टेंसेस को अंदर की ओर लिया जाता है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फेगोसाइटोसिस। और फेगोसाइटोसिस को किस नाम से जाना जाता है, सेल ईटिंग भी कहते हैं। दूसरी है पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस ऑल्सो नॉन एज सेल ड्रिंकिंग। पिनोसाइटोसिस किसे बोलेंगे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा लार्ज साइज के लिक्विड सबस्टेंसेस को या लिक्विड पार्टिकल्स को अंदर लिया जा रहा है, तो उससे क्या कहते हैं, पिनोसाइटोसिस। किसे बोलेंगे, पिनोसाइटोसिस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा क्या होते हैं, लिक्विड सबस्टेंसेस को इनसाइड इंटैक किया जाता है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पिनोसाइटोसिस। फिर आती है एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस किसे बोलेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है उसको क्या किया जाता है, बाहर की ओर रिमूव किया जाता है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एक्सोसाइटोसिस। एक्सो यानी कि आउटसाइड में रिलीज करना। ठीक है, तो एक्सोसाइटोसिस में क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होगी वो सेल के अंदर कोई भी अनडाइजेस्टेड सबस्टेंसेज है या अदर सबस्टेंसेज है उनके रिमूवल के लिए क्या होती है, एक्सोसाइटोसिस होता है। आगे समझ में, एंडोसाइटोसिस में क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होगी वो क्या करेगी, बाहर की ओर से लिक्विड या सॉलिड सबस्टेंसेज को अंदर की ओर लेती है, तो उसे एक्सोसाइटोसिस। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा यदि अनडाइजेस्टेड सबस्टेंसेज को बाहर की ओर रिमूव किया जा रहा है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एक्सोसाइटोसिस कहा जाता है। इस प्रकार से अपना टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।